चलिए देखिए, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण का प्रश्नावली सेकंड है 3 का बी, जिसका एक क्लास हम कर चुके हैं और उसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी शर्त हैं सारी शर्तें परिचय में करवाया गया है, जो द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 3 के बी का पार्ट फर्स्ट वीडियो में है। आप वहां से जाकर पूरा हेल्प ले सकते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपको इस चैप्टर के अंडर के शर्तों की जानकारी नहीं है तो फिर इस चैप्टर का लगभग 70% प्रश्न आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको शर्त ही पता नहीं है कि समीकरण का किस कंडीशन में क्या हल होगा, समीकरण का किस कंडीशन में शर्त के अनुसार मूल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है, विवेचक की प्रकृति क्या होगी। अगर ये सारी बातें आपको जाननी है तो आपको फिर से जाना पड़ेगा पार्ट फर्स्ट में। आप वहां से देखेंगे और एक छोटा सा नोट्स अपना रेडी कर लेंगे। कोई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं कि आपको देखने में ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज पूरा हमसे बढ़िया से बन जाए, सारी चीज़ें इसमें का छोटी छोटी बातें हम समझ जाए, तो आपको वहां से जाकर हेल्प लेना होगा। अब बच्ची दूसरी बात के कुछ प्रॉब्लम के वजह से उस क्लास में 1 से 7 तक प्रश्न पढ़ाया गया था, लेकिन 4 से 6 तक के प्रश्नों में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसके कारण 4 से 6 तक आपको फिर से प्रश्न पढ़ाया जा रहा है। और जो भी प्रश्न पढ़ाया जाएगा मोटा मोटी तौर पर जो शर्त पढ़ाया गया है उसकी जानकारी आपको यहाँ भी दे दी जाएगी। अगर आप ध्यान से इधर देखते तो फिर भी आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अगर आप सेकंड पार्ट 2 देख रहे हैं, सेकंड क्लास अगर आप कर रहे हैं, तो इससे पहले आप फर्स्ट क्लास को ठीक से समझ लेंगे ताकि ये सेकंड क्लास आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। देखिए, हम चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न है कि 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 है। कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताए। वाकई में ये मूलों की प्रकृति होती क्या है? तो मूल किसे कहा जाता है? इसके उत्तर को कहा जाता है। इसे हम मूल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका जो हल निकलेगा उस हल की प्रकृति क्या होगी। अब प्रकृति कितने टाइप का है? तो प्रकृति 2 टाइप का है, वास्तविक हो सकता है और अवास्तविक हो सकता है। उसके बाद समान हो सकता है और असमान हो सकता है। चलिए, हो सकता है कि अगर आपको टाइम ना मिल पाए, आप पार्ट फर्स्ट ना देख पाए, इसीलिए थोड़ा सा हेल्प यहाँ पर कर दिया जा रहा है। सिर्फ आपको हेल्प यहाँ पर यही मिलेगा कि अगर विवेचक का मान प्लस में आए, 3 कंडीशन आएगा। या तो विवेचक का मान प्लस में आएगा, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, या तो 0 आएगा और या फिर माइनस में आएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, जब विवेचक का मान प्लस में आ जाए तो मूल यहाँ पर वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। 0 आए फिर भी क्या होगा? वास्तविक होगा। और अगर विवेचक माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। अब चलिए, एक और होता है समान और असमान। तो इतना आपको याद रखना है कि जब विवेचक का मान, अब मूल समान होगा, इसका मतलब क्या है? आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में प्रत्येक समीकरण का क्या आंसर आता है? 2 गो आता है, ठीक है। तो दोनों समीकरण कैसा आएगा? या तो एक जैसा आएगा या तो अलग अलग आएगा। जब दोनों आंसर एक जैसा आया तो कहा जाता है कि मूल समान है। क्या है? मूल समान है। और अगर आंसर अलग अलग आ जाए तो फिर क्या कहा जाता है? मूल असमान है। तो मूल समान कब होगा? यानी कि दोनों आंसर बराबर कब आता है? जब विवेचक क्या हो? शून्य हो। तो यहाँ पर मूल क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। यहाँ पर
असमान होगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, असमान होगा। समझने में कुछ दिक्कत? आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पर इसका जो पूरा ग्राउंड है किस पर निर्धारित है, विवेचक पर। और हम जानते हैं कि विवेचक का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। यानी कि विवेचक निकालने के लिए हमें a, b और c की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे a, b और c। जरा आप बताइए बाबू, आप इससे पहला प्रश्नावली भी पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर a का बात किया जाए तो a का वैल्यू क्या है, 6। यानी कि x² का जो गुणांक होता है वो होता है a। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर के परिचय में भी आपको पढ़ाया गया है कि द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c के बराबर में 0। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि जो x² का गुणांक होगा वही होगा a, x का गुणांक b, और लास्ट वाला बराबर से पहले वाला होता है c। अब आप आइए, आपको लिखना है a क्या होता है तो x² का गुणांक तो 6, b क्या होता है तो x का गुणांक यानी कि -11, और c क्या होता है तो लास्ट वाला। अब यहाँ लिखेंगे विवेचक d बराबर, क्या लिखेंगे, विवेचक d बराबर, फॉर्मूला क्या होता है तो b² - 4ac। आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर b² b का मान क्या है -11, तो -11 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 6 और c का मान है 3, माइनस का स्क्वायर प्लस और 11 का स्क्वायर 121, माइनस 4 छक्का 24 और 24 दिया। जब 121 में से 72 घटाएंगे क्या आएगा, 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। आगे बढ़ाया जाए। जरा आप हमें ये बताइए, देखिए कितना सरल प्रश्नावली है, कितना हल्का प्रश्नावली है कि आपको कंफ्यूजन कहीं उत्पन्न होगा ही नहीं। जरा आप ये बताइए, आपको ये जो आंसर मिला है ये प्लस में है या माइनस में है या जीरो है, क्या है, प्लस में है। कैसे पता चला, तो आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, ये तो जीरो है, ये नहीं, यानी कि प्लस में है। और अगर विवेचक प्लस में निकले, विवेचक देखिए ये है ना, कि जो पॉइंट है अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो जो शर्तें हैं b² - 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, बराबर होना चाहिए 0 से, छोटा होना चाहिए 0 से, ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा, जब आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव में वही पॉइंट काम आएगा, ये प्लस माइनस काम नहीं आएगा। और उसी चीज के लिए पार्ट 1 में फिर से बताया जा रहा है कि पार्ट 1 में सारी चीजें अपलोड की गई है, आप वहां से जाकर डीपली देख लेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो जवाब आया है प्लस में आया है, और अगर आपका विवेचक प्लस में आ जाए तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। लिखेंगे समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, और असमान होगा। असमान होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका हम आंसर निकालेंगे, मूल निकालेंगे किस फॉर्मूला पे, -b ± √d/2a, अगर उस पर हम जाकर इसका मूल निकाल रहे हैं तो दोनों मूल एक जैसा आएगा या अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है असमान है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब देखिए आप 5वां नंबर प्रश्न, चलिए ये जो 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न में आपको सिर्फ विवेचक निकालना है, यानी कि काम यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर लाकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब आइए आप देखिए 5 नंबर प्रश्न में 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम एक कोई प्रश्न आपको बताएंगे, और प्रश्न वही बताएंगे जो रूट में होगा, ताकि आपको किसी भी तरीका का परेशानी का सामना करना ना पड़े, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विवेचक निकालिए। विवेचक बोले या फिर विविक्तर बोले, बात क्या है, सेम है। और विवेचक या विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए इसका 5वां नंबर प्रश्न आप देखिए, देखिए क्या है, √3x², उसके बाद है -2 √2x,
और लास्ट में क्या है -2 √3 के बराबर में 0। यही है ना। आपको निकालना क्या है बुआ, विवेचक निकालना है। और रूट वाला प्रश्न उठाया क्योंकि हमको लग रहा है कि आपके लाइफ में इससे बड़ा टेंशन कुछ नहीं होगा। क्या अगर मैथ का बात किया जाए तो, गणित का बात किया जाए तो इससे बड़ा टेंशन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रूट देखकर ही भागना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर आप देखिए, विवेचक निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको ए लिखना होगा, बी लिखना होगा और सी लिखना होगा। जरा आप बताइए हीरो यहाँ पे कि ए का वैल्यू क्या दिया गया है, बी का वैल्यू -2 √2 और सी का वैल्यू -2 √3 दिया गया है। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे विवेचक डी बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है ना। बी का वैल्यू क्या है तो -2 √2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है √3 और सी का वैल्यू है -2 √3। यही है ना, यही है। ये गुणा में है, किस चीज में है, गुणा में है, घटा मत दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ भी नया आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है कि स्क्वायर से रूट, इतना सबको पता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। जरा आप देखिए, माइनस का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर, बीच में कोई भी चिन्ह है क्या, तो किस चीज का, अब स्क्वायर से रूट कट गया, बच क्या गया, बच गया। इस प्लस को हम हटा देंगे, फिर भी कोई तकलीफ है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस माइनस 4 दूनी, बीच में क्या है, जब √3 से √3 में गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट बचा क्या 3। आगे बढ़ाया जाए। अब आप देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 प्लस 8 तेरे 24, 24 और 8 कितना आता है 32। यही हो जाएगा आपका आंसर। जरा आप मैच कीजिए, आंसर सही है या गलत है, सही है ना, कहीं कुछ कंफ्यूजन। आगे बढ़ाया जाए। अब चलिए आगे छठा का पहला प्रश्न देख रहे हैं और सेम ऐसे ही आपको बाद बाकी छठा का बना लेना है। उसके बाद डायरेक्ट हम जंप करेंगे कहाँ, तो 8वें नंबर प्रश्न पे, क्योंकि 7 तक आपका प्रश्न हो चुका था और आपको जैसे कि बताया गया कि वॉइस रिकॉर्ड ना होने की वजह से 4 से 6 तक प्रश्न फिर से आपको पढ़ाया गया है। देखिए 6 का पहला कह रहा है कि यदि, यहां देखिए बुआ, यदि x - 1 3x² - px +4 का एगो गुणनखंड है। +4 का क्या है, गुणनखंड है। इसका ये गुणनखंड है, यानी कि गुना का खंड है, गुना का एगो भाग है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो p है इसका मान आप डिफाइन कीजिए। इसका मान क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, यही आप यहाँ पे बताइए। बड़ा ही सरल प्रश्न है। कह रहा है कि ये जो है इसी का गुणनखंड, ये x - 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, गुणनखंड है। जरा आप याद कीजिए, आपको हमेशा एक ही बात बताया जाता है, गुणनखंड बोले, शून्यक बोले, मूल बोले, हल बोले, सबका सेंस सेम ही है ना। जरा ये बताइए, अगर ये इसका गुणनखंड है तो शून्यक होगा या नहीं होगा, शून्यक होगा। और शून्यक होगा, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये इसका शून्यक होगा तो इसके बराबर में हम शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, बनाएंगे कैसे, तो बनाने का विधि देखिए। लिखेंगे चूंकि x - 1 बहुपद या बहुपद छोड़िए, लिखिए px बराबर 3x² - px +4 का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, गुणनखंड है, इसीलिए हम लिख सकते हैं x - 1 के बराबर में 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो शून्यक भी होगा ना। अब आप देखिए यहाँ पे, तो x के बराबर में ये -1 उधर आया तो +1। ठीक है,
अब लिखेंगे यहाँ पर x के बराबर में क्या लेने पर, 1 लेने पर। आपका बहुपद क्या है, तो आपका बहुपद है px के बराबर में 3x स्क्वायर प्लस px प्लस में 4 है, कहाँ पे है, माइनस p है। चलिए अब देखिए x के जगह पर आपको क्या लेना है, 1 लेना है। यहाँ पर हम 1 डाल दें, आप देख रहे हैं कि x के जगह पर 1 है, तो जहां जहां 1 है प्रत्येक जगह, सॉरी जहां जहां x है प्रत्येक जगह क्या ले लेना है, 1 लेना है। माइनस p इंटू 1 और प्लस में 4 है, तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 माइनस p एकम p और प्लस में क्या है, 4 है। अब आप देखिए हमने जब p1 लिया है, चूंकि ये क्या है, इसी का है गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि गुणनखंड और शून्यक दोनों सेम ही होता है। आगे बढ़ाएंगे तो 0 के बराबर में 3 एकम 3 माइनस p और प्लस में 4। जरा बताइए माइनस p को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस p और 4 3 7। जरा आप आंसर मैच कीजिए, यही है ना। आपको किस चीज का वैल्यू निकालना था, p का, और p का वैल्यू निकला या नहीं निकला, निकल गया, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। यहां तक क्लियर है सबका। अब बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न की तरफ, और यहीं पर आज आपका ये जो 8वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न समझाकर आज की क्लास को रोका जाएगा, क्योंकि आपको 8 तक पूरा होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। प्रॉब्लम नाम का कहीं कोई चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहले आपको दो फार्मूला पढ़ा दिया जा रहा है। क्योंकि आप ये दोनों फार्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि अगर आपको याद ना है तो आप याद कर लीजिए, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि द्विघात का बीटीसी का पूरा क्लास ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब चलिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है विवेचक का, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला फार्मूला। और दूसरा है मूल, मूल को हम किस रूप में लिखेंगे, जिस रूप का समीकरण होगा, x नहीं लिखेंगे, जिस रूप का समीकरण होगा। चूंकि अभी हमने यहाँ पर x लिखा है, तो मान लेंगे कि जो समीकरण हमारा आने वाला है वो x के रूप का है। तो मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। समझने में कोई तकलीफ, अगर ये दो फार्मूला आपको याद है तो पूरा चैप्टर आपके हैंड में है, ठीक है, आप पूरे चैप्टर पर पकड़ बना सकते हैं। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न आप देखिए। 8 नंबर प्रश्न में छोटा सा एक शर्त दिया है। क्या दिया है, तो कह रहा है कि यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल वास्तविक हो, मूल क्या हो, वास्तविक हो, तो मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आपको मूल तब ये निकालना है जब मूल की प्रकृति क्या हो, वास्तविक हो। अगर मूल की प्रकृति अवास्तविक हो तो आपको मूल निकालना है क्या, नहीं निकालना है। अब जरा आप देख लीजिए किस किस कंडीशन में मूल वास्तविक होता है। तो यहाँ देखिए, जब विवेचक प्लस आएगा तो मूल वास्तविक होगा, और या फिर विवेचक क्या आ जाए, 0 आ जाए, फिर भी हमारा मूल वास्तविक होगा। और इस दोनों कंडीशन में आपको मूल भी निकालना है। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। अब चलिए 8 के पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 का पहला प्रश्न यहाँ पर दे रहा है 4x स्क्वायर माइनस 9 के बराबर में 0। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि समीकरण का मूल वास्तविक है या नहीं है। और इस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि समीकरण दे देगा और कहेगा कि मूल की प्रकृति बताए।
अब आपको यहाँ यही बताना है कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक, क्योंकि मूल की प्रकृति कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन? वास्तविक और अवास्तविक। अगर समान के संदर्भ में जाएंगे फिर भी दो टाइप का होता है, समान और असमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जरा देखिए बाबू, अगर हम द्विघात के व्यापक रूप का बात कर ले, अगर हम द्विघात के व्यापक रूप का बात करें तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी के बराबर में 0। चलिए, हमें मूल निकालना है विवेचक द्वारा, इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे विवेचक। अब हम यहाँ लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है? 4 है। कहाँ पे 25 है? एकदम सफा 25 है। और यहाँ पर कैमा नंबर प्रश्न देख रही हो? 8वां में क्या को प्रश्न है? पहल का प्रश्न क्या है? और इस बुक में 9 दे रहा है। चलो कुछ भी हो, छोड़ो। अरे यहाँ देखिए, पच्चीस दे या 9 दे, शर्तबा तो सेम ही न लगेगा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -9। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सफा बुड़बक का ढेरी होगा तुम लोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मतलब अभी भी इस क्लास में भी बताया गया है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होता है ए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लिख दिया गया। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। इसमें कहीं पर भी आपको एक्स दिख रहा है? कहीं पर भी एक्स दिख रहा है? तो फिर आप बी का गुणांक -9 कैसे लिखवा रहे हैं? जब एक्स दिया ही नहीं है, जो चीज नहीं दिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और उसके बाद सी कहाँ होता है? तो सी बराबर के जस्ट बगल में, तो बराबर के जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है? -9 है। कभी भी बी कहाँ आएगा? तो एक्स के गुणांक के साथ जो संख्या होगा उसी को बी कहते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी एक्स है क्या? एक्स नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको इस रूप में लिखना हो तो हम लिखेंगे 4x² प्लस 0x और प्लस में माइनस में 9 के बराबर में 0। देखिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि 4x² का 4x² जब 0 से x में गुणा होगा तो 0 और -9 के बराबर में 0। तो 4x² में जब 0 जुटेगा तो 4x² -9 के बराबर में 0। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो b का गुणांक है वो क्या है? 0 है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर विवेचक। क्या लिखेंगे? विवेचक d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो b² यानी कि 0 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है? a का मान है 4 और c का मान है -9, है ना। आगे बढ़ाए, 0 का 0 माइनस माइनस प्लस 4 चुका 16 और 16 नमा 144। जब 0 में 144 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। आंसर प्लस में आया या माइनस में? प्लस में आया। जब प्लस में आया तो मूल वास्तविक हुआ या अवास्तविक? और जब मूल वास्तविक हुआ तो हल भी निकालना है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? मूल x के बराबर में -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। माइनस b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू है 0 प्लस माइनस √d का मान 144 है बट्टा में 2 गुणे a का मान क्या आया हुआ है? तो 4। आगे बढ़ा दिया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे, अच्छा जरा आप ये हमें बताइए, इसका जो विवेचक निकला है प्लस में 144 निकला है। प्लस में 144 से यानी कि इसका मूल जो निकलेगा वो क्या होगा? असमान होगा। यानी कि दोनों आंसर इसका अलग अलग होना चाहिए या एक जैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। एक जैसा किस कंडीशन में होता है? जब विवेचक क्या हो? 0 हो। आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए,
प्लस माइनस 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, यानी कि 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 12 लिख दें। और आपको पता है कि 0 का माइनस प्लस में कोई भी वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ाएंगे तो 4 दूना 8। जरा आप आगे बढ़िए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 12 को एक बार प्लस में भी लिखो और एक बार माइनस में भी, तो एक बार 12/8 और कॉमा माइनस 12/8, ये दोनों कटने वाला है। कैसे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। आपका आंसर क्या निकला, तो 3/2 और कॉमा में माइनस 3/2, यही आपका जवाब है। जरा चेक कीजिए क्या है, यही है ना, यही है। नौ वाले जिसमें 9 लिखा हुआ है उसी का ना आंसर मिलेगा हो, बाद बाकी का तो नहीं मिलेगा। क्या दे रहा है, 8 का पहला 3/2 और माइनस 3/2, क्लियर है। लेकिन देखिए, जब अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाने जाते हैं तो आपको इतना काम करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना हो और इसका मूल निकालना हो तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे पता है, थोड़ा सा माइंड को शार्प करेंगे। 4x² माइनस 9 के बराबर में 0 है, या तो शर्त दिया इसलिए इतना लंबा बनाया गया है, क्योंकि आपको पहले ये पता करना था कि इसका मूल वास्तविक है भी या नहीं है। अब चलिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का प्रश्न दे तो आपको क्या कर देना है, आपको लिखना है यहाँ पे 4x² के बराबर में माइनस 9 इधर आया तो प्लस 9। अब यहाँ पर x² के बराबर में 9/4, आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में प्लस माइनस √ 9/4, आगे बढ़ाएंगे तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, तो एक बार 3/2 और एक बार माइनस 3/2। देखो आंसर दोनों का सेम है या अलग अलग है, प्रश्न सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा ना हो, ठीक है, बनेगा। आप 8 तक क्लियर करके लाएंगे, जो भी परेशानियां होगी नेक्स्ट क्लास में आपके परेशानी को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 19 है, और हम प्रयास करेंगे कि आज कौन सा दिन हुआ, तो 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को खत्म किया जाए, ताकि फिर इसका अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3 का सीरीज चालू हो जाएगा।